समंदर के बीच बने पत्थरों के ये विशाल ढांचे। कहते हैं कि यहाँ ये सारे पत्थर एक से दूसरे टापू पर उड़ा कर लाए गए थे। खौफनाक जीव। सुना है कि ऐसे दानव थे जो लोगों को मारकर उनकी संपत्ति पे कब्जा जमा लिया करते थे। खुले समंदर में होने वाली एक से एक अनोखी घटनाएं। एक टापू आखिर गायब कैसे हो सकता है? क्या उन लुप्त सभ्यताओं और आम इंसानों की पहुंच से दूर जन्नतों की कहानियां सिर्फ नाविकों की कल्पनाओं से उपजी हैं, या फिर दुनिया भर में कुछ दूर दराज की जगहों पर वाकई एलियंस का खुफिया ठिकाना है? आइल ऑफ मैन पर सदियों से आसमान में कुछ देखा जा रहा है और उनके बारे में उन लोगों का कहना है कि वो आग के दहकते पहिए हैं। वो समुद्र के बीच में नजर आते हैं, ऐसी जगह पर जहां कुछ हो नहीं सकता, फिर भी वह गतिविधियां नजर आई हैं। दुनिया भर के करोड़ों लोग मानते हैं कि अतीत में भी हमारी दुनिया में परग्रही आते थे। अगर उनकी बात सच हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन प्राचीन परग्रहियों ने ही हमारे इतिहास को गढ़ा है? अगर हाँ, तो क्या हमें दुनिया के उन अनोखे अनजान टापुओं पर इसके सबूत मिल सकते हैं? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है एलियंस एंड फॉरबिडन आइसलैंड्स। मार्च 1963। पोर्टो रिको के समुद्र के किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर विमानवाही पोत यूएसएस वॉस्प के नेतृत्व में एंटी सबमरीन मैन्यूवर्स की ट्रेनिंग कर रहे अमेरिकी नौसेना के एक बेड़े को वहां एक अनजान सोनार के संकेत मिले जो पास में ही कहीं घूम रहा था। 4 दिनों तक वो उसकी तलाश करते रहे, पर सिर्फ इतना जान पाए कि वो 270 किलोमीटर यानी कि 150 नॉट्स प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। दुनिया की किसी भी नौसेना के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस जैसी किसी खास जगह पर इतनी तेजी से चल सके। ना उस वक्त थी और ना ही आज है। इससे बड़ी बात, वो चीज करीब 8000 मीटर की गहराई में चली गई थी, जो सुनने में नामुमकिन लगता है। पानी के नीचे दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इतनी गहराई में जाने वाली किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उस वक्त हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी उसके सहारे हम पानी में ज्यादा से ज्यादा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हद 1000 मीटर की गहराई तक जा सकते थे। पिछले 100 साल में या कह लीजिए 200 साल में पानी के नीचे उस चीज के नजर आने की कई घटनाएं सामने आई हैं, मगर वो चीज है क्या, यह हम आज भी नहीं जानते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत से ही पुर्टो रिको में बार बार उड़न तश्तरियां देखे जाने की बात कही जा रही है। पुर्टो रिको में रहने वाले बहुत से चश्मदीदों का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि पुर्टो रिको में समुद्र के गहरे तल पर परग्रहियों का एक बहुत बड़ा खुफिया ठिकाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रहियों ने पृथ्वी पर अपने ठिकाने बना लिए हैं? समंदर की गहराइयों में, टापुओं के किनारे से दूर, क्या यही वजह है जिससे दुनिया भर के इतने टापुओं पर आसमान में नहीं, समुद्र के नीचे भी ऐसी चीजें देखने की बात कही जाती हैं जिन्हें बयान तक नहीं किया जा सकता? एक वीरान टापू परग्रहियों के लिए अपना खुफिया ठिकाना बनाने की बहुत अच्छी जगह हो सकता है। रेडार आसमान में घूमती किसी भी चीज को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई पानी के नीचे किसी टापू के पास अपना ठिकाना बना ले तो उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। टापू तो वैसे भी ऐसे पहाड़ है जिनका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरह से पृथ्वी की ऊर्जा का ऐसा उभार है जो लगातार ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाते हैं। किसी दूसरी दुनिया के आए जीवों को ऐसी कोई जगह खासा आकर्षित करती है, खासकर उन चीजों को जो एक ऐसी जगह की तलाश में हो, या उनके लिए लैंड करने की अच्छी जगह हो, या फिर जहां से पृथ्वी की थोड़ी ऊर्जा खींच सके। एल्यूशिया द्वीप समूह अलास्का के समुद्र तट के करीब मौजूद ये 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ऐसे टापुओं का समूह है जो पश्चिम में करीब 1750 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और ये बेरिंग सी को प्रशांत महासागर से अलग करता है। यहाँ सन 1945 की गर्मियों में अमेरिकी सेना के ट्रांसपोर्ट टेलेरॉफ के 14 सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने एडैक टापू के पास समुद्र की गहराइयों से एक ऐसी चीज निकलती देखी थी जो कि एक बड़ी उड़न तश्तरी जैसी थी। उनका कहना था
कि उन्होंने डूबते सूरज की रोशनी में एक गोल सी चीज को समंदर के बाहर सीधा ऊपर उठते देखा और आसमान में जाने के बाद उसने उनकी बोट के 2-3 चक्कर लगाए और गायब हो गई। मगर गायब होने से पहले वो आसमान में 7 से 8 मिनट तक उड़ती रही थी। हमारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो समुद्र से उस तरह से बाहर आए, आसमान में चक्कर लगाया और फिर गायब हो जाए। हैरानी की बात है कि उस वक्त वो बीच समंदर में ही थे। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, वहां तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। इसके बावजूद उन्होंने वहां कोई गतिविधि देखी थी। आज भी पूरे एलुसिया द्वीप समूह पर उड़न तश्तरियों को देखने की बात कही जाती है, मगर क्यों? ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि यहाँ के मूल निवासी एल्यूट्स मानते हैं कि यही वो जगह है जहां पर उनके पुरखे पहली बार आसमान से नीचे उतरे थे। अलूट्स मानते हैं कि उनके पूर्वज उस जीव से पैदा हुए थे जो आसमान से धरती पर उतरा था। आसमान से एक कुत्ता उमनाक टापू पर गिरा था जिसके 2 बच्चे भी थे, पंजों वाले। मगर उन बच्चों के जो बच्चे हुए वो बिल्कुल इंसान जैसे थे। इस तरह आसमान से उतरे एक जीव से पैदा हुई संतानें ही बाद में अलूट कहलाए। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि एलियट लोग यह मानते थे कि वो आसमान से उतरे एक जीव की संतान है, और इसका साफ मतलब है कि वो आसमानी जीव से ही पैदा हुए हैं। अगर हम इस लिहाज से देखें तो दुनिया के इस हिस्से में बार बार उड़न तश्तरियों का नजर आना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैंने तो ये अफवाहें भी सुनी है कि एल्यूशन द्वीप समूह पर जमीन के नीचे परग्रहियों या उड़न तश्तरियों का गुप्त ठिकाना है। वहां पर बहुत सी ऐसी जगह है जहां टीले, छोटी पहाड़ियां और ज्वालामुखी है जो पूरी तरह से खोखले है, और उन जगह पर उड़न तश्तरियों तो कभी भी अपनी मर्जी से आया जा सकती है और उस इलाके की जांच पड़ताल कर सकती है। तो क्या इस इलाके में इतनी उड़न तश्तरियों के नजर आने और एल्यूट लोगों के जन्म की कहानी के बीच सचमुच कोई रिश्ता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स यानी प्राचीन अंतरिक्ष विचारक कहते हैं और सबूत के तौर पर उन टापू की मिसाल देते हैं जहां इन टापू की तरह ही अक्सर उड़न तश्तरियां नजर आती हैं। एलुसिया द्वीप समूह के पूर्व में करीब 8000 किलोमीटर दूर आयरिश सी में मौजूद है आइल ऑफ मैन। कहते हैं आइल ऑफ मैन को केल्ट्स की एक रहस्यमयी नस्ल टुआथा डेडेनान ने बसाया था, जिनके पास जादुई शक्तियां थीं। उसी जादू टोने और अपने उन्नत ज्ञान की वजह से उन्हें स्वर्ग से निकाला गया तो वो पृथ्वी पर कुहासे के एक बादल के बीच आयरलैंड में उतरे। कहते हैं कि जब उनका वक्त पूरा हुआ तो वो अचानक गायब हो गए और पीछे छोड़ गए अपने भूत। हाँ, उन्हें भूत ही कहेंगे क्योंकि वो आज भी आइल ऑफ मैन की लोक कथाओं में नन्हे इंसानों के रूप में मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि यह नन्हे इंसान आम इंसानों को अपने जादू के वश में रखते हैं, उस जादू के वश में जिसमें समय और अंतराल की समझ ही नहीं रह जाती है। इन नन्हे इंसानों का सबसे बड़ा काम था आम इंसानों को अगवा करना। इन कहानियों का असली मकसद सिर्फ यह बताना है कि इंसान किसी और दुनिया से वापस आते हैं और वापस लौटने पर उन्हें पता लगता है कि यहाँ कई सौ साल बीत चुके हैं। जब किसी दूसरी दुनिया का यान नजर आता है या कहीं परग्रहियों का हमला होता है तो लोगों ने कुछ ऐसा ही विवरण दिया है कि एक यान से छोटे छोटे जीव बाहर आते हैं। वो सामने खड़े इंसानों को अपाहिज कर देते हैं, उन्हें समय की समझ नहीं रह जाती। इन सब को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि वो नन्हे इंसान असल में परग्रही जीव ही थे, वही अनोखे जीव जिनकी हम बात करते हैं, और वो आज भी वही जादू करते हैं जो लोगों को अगवा करने पर किया करते थे। क्या इसका मतलब यह है कि नन्हे लोगों और टुआथा डेडेनान की प्राचीन कहानियां हमें यह बताती हैं कि कभी किसी जमाने में पृथ्वी पर सचमुच दूसरी दुनिया के जीव आए थे? अगर हाँ, तो क्या उनकी वजह से ही आज भी हम आइल ऑफ मैन में उड़न तश्तरियां देख रहे हैं?
यहाँ रहने वाले लोग तो यही कहते हैं कि वो उड़न तश्तरियां यहाँ सदियों से नजर आ रही हैं। और प्राचीन अंतरिक्ष विचारक भी यही मानते हैं कि आज से 2500 साल पहले एक सबसे अनोखी उड़न तश्तरी नजर आई थी, जो आग का एक पहिया थी और आसमान से धरती पर उतरी थी। आइल ऑफ मैन का वो मिथिक कहता है कि एक जबरदस्त तूफान आया और कुछ मछुआरे उसमें बहकर किनारे पर आ गए। अचानक बादलों के बीच में से 3 तीलियों वाला वो यान बाहर आया तो वो पूरी तरह डर गए। आइल ऑफ मैन में लोग सदियों से आसमान में ऐसी उड़न तश्तरियां देख रहे हैं जिन्हें वो लोग आग का पहिया कहते हैं, और उनकी बातों से यही लगता है कि वो पहिया भी असल में बाइबल में बताए गए इज़ीकियल के पहिए जैसा ही है। बाइबल में इज़ीकियल के पहले अध्याय में कहा गया है कि पैगंबर ने आसमान में उड़ रही एक ऐसी चीज देखी जो पहिया थी और उसके अंदर 4 पहिए थे। और प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों के मुताबिक वो किसी फरिश्ते का नहीं बल्कि परग्रहियों का अंतरिक्ष यान था। बाइबल के विद्वानों ने भी इज़ीकियल के पहिए पर भी काफी जांच पड़ताल की और वो इस बात से हैरान थे कि एक पहिए के अंदर कई पहिए हैं और हर पहिए के पास एक देवदूत खड़ा है। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो एक यान ही हो सकता है। इज़ीकियल में पहिए के अंदर पहिए होने की बात की गई है और उनमें अलग अलग जानवरों की आंखें दिखती हैं जो कान से और धातु की तरह चमकती हैं। अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? इससे तो यही लग रहा है कि वो असल में एक परग्रही यान था जिसे गलती से एक दैवीय घटना मान लिया गया। इस लिहाज से तो यही कहना पड़ेगा कि आइल ऑफ मैन एक ऐसा टापू था जो परग्रहियों की पसंद की जगह था। वहां भी उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया था। वो अपनी उड़न तश्तरियां वहां उतार सकते थे। सच कहें तो उड़न तश्तरियों और परग्रहियों को आज भी उस टापू पर देखने की बात की जाती है। ये है सोलोमन द्वीप समूह। पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में करीब 1200 किलोमीटर दूर 1000 टापुओं का एक द्वीप समूह है जो करीब 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्पेन के खोजकर्ताओं ने सन 1568 में इसे पहली बार ढूंढा था। बहुत से लोग इस जगह को द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ के सबसे लंबे टापू पर जापान और अमेरिका के बीच एक घमासान लड़ाई हुई थी। उसका नाम था ग्वाडल कनाल। वो लड़ाई करीब 6 महीने तक चली थी जिसमें 41 युद्धपोत डुबा दिए गए और 30,000 लोग जंग में या बीमारी से मारे गए। अमेरिका और जापान की सेनाओं ने यहाँ उस युद्ध के ढेरों अवशेष छोड़े थे, जैसे कि समुद्र में डूबे जहाज, जमीन पर तोपों के टूटे फूटे टुकड़े और गोलों के अवशेष पड़े थे। मैं हेल्स पॉइंट नाम की एक जगह पर स्कूल में पढ़ने जाता था। वहाँ जगह जगह जिंदा गोले पड़े थे। मगर ग्वाडल कनाल एक और वजह से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग दानवों को देखने की अनगिनत कहानियां सुनाते हैं। सोलोमन द्वीप समूह पर हर जगह बड़ी रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं। ग्वाडल कनाल की बहुत सी कहानियों में दानवों की बात कही गई है। इंसानों और दानवों के रिश्तों की बातें। उन दानवों को अलग अलग रूपों में बयां किया गया है। कभी तो उन्हें बड़ा ही रहमदिल दानव कहा गया है, लोगों की मदद करने वाले। मगर कई कहानियों में कहा गया है कि वो इंसानों की जान लेकर उनकी संपत्ति पे कब्जा जमा लिया करते थे। कह सकते हैं कि ग्वाडल कनाल की कहानियों में ये दानव एक अहम किरदार हैं। बहुत से ऐसे मिथक और कहानियां हैं जिनके मुताबिक वो दानव आज भी सोलोमन द्वीप समूह पर रहते हैं। कुछ कहते हैं कि वो बालों से भरे डरावने जीव होते हैं, खूंखार राक्षस जैसे, तो कुछ में उन्हें इंसान जैसा बताया गया है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि वो इंसानों के साथ रहते थे और उनके साथ सहवास भी करते थे। यहाँ के मिथक तो ये भी कहते हैं कि वो दानव सुरंगों के रास्ते पूरे टापू पर घूमते रहते थे और कभी दिन की रोशनी तक नहीं देखते थे। लोग तो यही कहते हैं कि वो दानव सचमुच मौजूद हैं और वो पहले भी थे। आज यहाँ इतना विकास हो रहा है, वो अब पहाड़ों पर काफी अंदर चले गए हैं, लेकिन उनका वजूद है। वो बच्चों को डराने वाली कहानियां भर नहीं है।
सन 1998 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सोने के खदान में खुदाई कर रहे कुछ लोगों के साथ जो हुआ, उससे यह साबित होता है कि ग्वाडल कनाल में सचमुच के दानव मौजूद हैं। खुदाई करने वालों का एक बुलडोजर अचानक खराब हो गया था। इन कर्मियों के मुताबिक उन्होंने उसका 10 टन ब्लेड निकाला ताकि रात में उसकी मरम्मत कर सकें, लेकिन अगली सुबह लौटने पर जो देखा उससे वो दंग रह गए। ब्लेड अपने आप ही काफी दूर चला गया था और मिट्टी पर उन्हें दानव के पैरों के निशान भी मिले। उसे देखकर वो ये मान बैठे कि सोलोमन द्वीप समूह के मशहूर दानव वहां आए थे और उन्होंने ही बुलडोजर के ब्लेड को इतनी दूर तक पहुंचाया। क्या ग्वाडल कनाल वाकई दानवों का घर है? अगर है तो वो कैसे हैं? कहां से आए हैं? सोलोमन आइलैंड्स मिस्ट्रीज किताब के लेखक मारियस बायरॉन एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर इंजीनियर थे और वो कई साल तक सोलोमन द्वीप समूह पर रहे। उन्होंने यहाँ के लोगों से बात की और फिर एक चौंकाने वाली राय दी। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले बॉयरियन ने कहा कि उन्हें दानवों से जुड़ी जिन घटनाओं के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया था, वो असल में उड़न तश्तरियों से जुड़ी घटनाएं थी। उन कड़ियों को जोड़कर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सेंट्रल ग्वाडल कनाल के पहाड़ों पर उड़न तश्तरियों का एक गुप्त ठिकाना है और दानव भी उनसे ही जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके में पानी के नीचे भी उन उड़न तश्तरियों का एक ठिकाना है। सोलोमन द्वीप समूह पर लोग कई सालों से उड़न तश्तरियों को देखने की बात कर रहे हैं और चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो उड़न तश्तरियां समंदर में उसी जगह से बाहर आती हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्धपोत डूबे थे और फिर वो पहाड़ों पर काफी दूर दराज की एक झील में गायब हो जाती हैं। लोग सिर्फ आसमान में ही रोशनी देखने की बात नहीं करते, बल्कि वो रोशनी समुद्र में भी नजर आती है और फिर वही रोशनी उनके सिर के ऊपर से भी गुजर जाती है और तो और कई बार वो समुद्र में ऐसे ही जा गिरती है जैसे कोई विमान गिरा हो। कई बार लोगों ने उड़न तश्तरियों को मलबों के ऊपर से भी उड़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, वो इस इलाके के पहाड़ों और ज्वालामुखियों से निकलती है और फिर गायब हो जाती है। इसीलिए लिहाज से ये पूरा इलाका बड़ा ही अनोखा है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने समंदर में से किसी चीज को बाहर आते देखा है। एक तेज रोशनी होती है, वो आसमान में जाती है, कुछ देर तक मंडराती है और फिर गायब हो जाती है। उस रोशनी को लोगों ने या तो समंदर किनारे से देखा है या फिर समुद्र में गए मछुआरों ने। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है कि वो चीजें इतनी करीब आ जाती हैं कि उनके गुजरने पर मछुआरे उसकी गर्मी भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ रहने वाले कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि यहाँ ये चीजें तो यहाँ तक कई सालों से होती आ रही हैं। यहाँ अगवा किए जाने की भी कई घटनाएं हुई हैं। कई लोग उन उड़न तश्तरियों के संपर्क में आने के बाद गायब हो गए, वो दोबारा मिले भी नहीं। तो क्या ग्वाडल कनाल के उन दानवों की कहानियों और यहाँ कई सालों से बार बार नजर आने वाली उन उड़न तश्तरियों के बीच वाकई कोई रास्ता है? क्या यह इस बात का सबूत भी है कि ग्वाडल कनाल में असल में परग्रहियों का समुद्र के नीचे खुफिया ठिकाना है? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि इन सवालों के जवाब उन दूसरे जीवों की कहानियों की जांच पड़ताल करने से मिल सकते हैं जो इस टापू पर रहते हैं, जैसे कि अडारो। अदारो बड़े ही खौफनाक जीव थे, आधे मछली आधे इंसान। कहते हैं कि वो सूरज की किरणों के साथ इंद्रधनुष से निकले हैं और वो बड़े ही खतरनाक हो सकते थे। वो किसी की भी और जहरीली मछलियों की बौछार कर सकते थे। मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो बेहद खतरनाक है और वो मिथकों का हिस्सा बन चुके हैं और किसी दूर की दुनिया से आए वो जीव आज भी सोलोमन द्वीप समूह पर जिंदा है। चुआ चुआ की कहानी तो ग्वाडल कनाल के बहुत से लोग सुनाते हैं और वो असल में इंसान है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपना रूप बदल भी लेते हैं। ये वो ऊर्जा है जो वो अपना रूप बदल सकती हैं। ये सिर्फ दिल बहलाने या बच्चों को डराने के लिए सुनाने वाली कहानियां नहीं है, उनका डर गजब का होता है।
ये सोचकर ही बड़ी हैरानी होती है कि द्वीप समूह के ये मशहूर दानव और ये दूसरे अनोखे जीव असल में क्या दूसरी दुनिया से आए वो जीव थे जो अपने खुफिया ठिकानों की रखवाली कर रहे थे। क्या ये हो सकता है कि हम ग्वाडल कनाल के जिन दानवों और समुद्री राक्षसों और दूसरे अनोखे जीवों की कहानियां सुन रहे हैं वो शायद इतने खौफनाक इसलिए थे कि वो असल में दूसरे ग्रह से आए जीव थे और यहाँ पृथ्वी पर अपने खुफिया ठिकानों तक किसी को पहुँचने से रोकना चाहते थे। सोलोमन द्वीप समूह जिस जगह पर है उसे हम आग का गोला कहते हैं। वहाँ कई ज्वालामुखी फटते रहते हैं। वहाँ पृथ्वी की पट्टियां और दूसरी कई जियोलॉजिकल चीज अपना काम करती रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि वो जीव चाहे वो जो भी हों, उन्हें अगर ऊर्जा के अच्छे स्रोत की जरूरत थी तो वो किसी ऐसी ही जगह पर आते हैं। पोनपे द्वीप यह हवाई से दक्षिण पश्चिम में करीब 4000 किलोमीटर दूर है। प्रशांत महासागर में बिल्कुल अलग थलग बसे इस माइक्रोनेशियन टापू की आबादी सिर्फ 34,000 है। ज्यादातर लोग या तो किसान हैं या फिर मछुआरे। मगर इस टापू का एक इलाका बिल्कुल वीरान है। वो है भूले बिसरे शहर नान मडौल का इलाका। इस टापू पर रहने वाले आदिवासी मानते हैं कि ये जगह श्रापित है और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए भी यह जगह दुनिया की एक बड़ी रहस्यमयी जगह है। पोनपे के पूर्वी तट के करीब मूंगे की एक चट्टान पर बना यह इलाका 200 एकड़ से ज्यादा जगह में फैला है और नान मडौल में इंसानों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे 92 टापू हैं जो एक दूसरे से सुरंगों के जरिए जुड़े हुए हैं। इतिहासकार इस प्राचीन शहर को प्रशांत महासागर का वेनिस कहते हैं। ये शहर 500 से 1628 ईस्वी तक यहाँ राज करने वाले साडा लुओस वंश के राजाओं की राजधानी था। इसी शहर में उस वक्त के राजा सोलेडियर का परिवार रहता था। उनके वंशज यहाँ पर उनके महल थे, उनके खाने के कमरे भी थे और यहाँ पर उनकी कब्र भी थी। ये बहुत सी ऐसी अलग अलग जगह थी जो इन छोटे छोटे टापुओं पर बनी थी। ज्यादातर पुरातत्व शास्त्री इस बात से सहमत हैं कि इन टापुओं को बनाने का काम 13वीं सदी में शुरू हुआ था। हर टापू बेसाल्ट पत्थर की चट्टान से बना है। वो काला पत्थर जो ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट से भरे लावा के खंबे के आकार में जमने पर बनता है। पोनपे में तो जगह जगह पर बेसाल्ट के बने खंबे दिखाई देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे ही कई खंभों से बेसाल्ट की खुदाई की जाती थी। खुदाई के बाद उन्हें नान मडौल भेज दिया जाता था। वहाँ उनकी मदद से ये छोटे छोटे टापू बनाए जाते। मगर सवाल ये उठता है कि आज से 800 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने बेसाल्ट की उन विशाल चट्टानों से छोटे छोटे 92 टापू कैसे बना लिए। शोधकर्ताओं के मुताबिक इन टापुओं को बनाने में इस्तेमाल की गई हर चट्टान का वजन 5 से 50 टन के बीच था। उन्हें एक दूसरे पर रखकर यहाँ करीब 8 मीटर ऊंची और 5.5 मीटर मोटी दीवारें बनाई गईं। पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि इसके लिए टापू पर रहने वाले सभी 25,000 लोगों ने काम किया था। नान मडौल के खंडहरों के आसपास कई सुरंगें हैं जिनके बारे में रिसर्च और पुरातत्व शास्त्री ये कहते हैं कि इन रास्तों से ही नावें जाती थी और पूरे टापू से और उसके आसपास के इलाकों से बासाल्ट की वो चट्टानें लाती थी जिनसे ये जगह बन पाई है। मुख्य धारा के विद्वानों का कहना है कि नान मडौल को रस्सियों, रोलर्स और डूंगियों से बनाया गया था, मगर वो इस दावे को साबित नहीं कर पाए। अगर चट्टान के सारे टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो उनका वजन करीब 7.5 लाख टन के आसपास होगा। इतना वजन कम नहीं है। अगर वो साल भर में 2000 चट्टानें भी धो लेते थे तो उस हिसाब से इसे बनाने में करीब 300 साल तो लग ही गए होंगे। ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। कह सकते हैं कि ये काम भी उसी पैमाने पर हुआ था जिस पैमाने पर मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे। किया गया था। कह सकते हैं कि ये काम भी उसी पैमाने पर हुआ था जिस पैमाने पर मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे।
अब सवाल यह उठता है कि क्या उन प्राचीन लोगों के पास कोई और ऐसा उपाय भी था जिससे वो चट्टानों के इतने बड़े बड़े टुकड़ों को टापू से दूर समुद्र की उस जगह तक बिना आधुनिक मशीनों के पहुंचा सकते थे। स्थानीय मिथक कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा तरीका अपनाया था और इसे बनाने के लिए उन्होंने बड़ी उन्नत एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि उसी तकनीक से दुनिया में कई जगहों पर चट्टानों से ऐसी रहस्यमयी जगहें बनाई गई थीं। कुछ मिथक ये भी कहते हैं कि उन चट्टानों को टापुओं के एक दूसरे हिस्से तक हवा में उड़ाकर लाया गया था और ये काम कुछ इस तरह से किया गया था कि वो उतनी ऊंची जगह पर भी बड़ी आसानी से पहुंच गई थी। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये शायद वो तकनीक थी जिसे रिसर्चर्स ऑडिटेटिव लेविटेशन कहते हैं। इसमें भारी पत्थरों को भारहीन बनाने के लिए उनके भार की फ्रीक्वेंसी के बराबर की आवाज से उठाया जाता है, जिससे उनमें वजन ही नहीं रहता और उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। जो लोग आज भी पोनपे में रहते हैं उनका कहना है कि ये जगह हमने नहीं बनाई है, ये तो हमारे आने के पहले से ही यहाँ पर है। उनका ही कहना है कि बसॉल्ट की चट्टानों को शायद रूहानी हाथों ने उठाया था। इसी वजह से यहाँ के आदिवासी नान मटोल को सिटी ऑफ गोस्ट यानी भूतों का शहर कहते हैं। हालांकि इस टापू का कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, पर इस जगह से जुड़ी कहानियां पीढ़ियों से लोगों की जबानी सुनाई जा रही हैं। यहाँ के आदिवासियों के मुताबिक नान मडोल कई सदियों तक शापित रहा और यहाँ के खंडहरों की खुदाई करने वाले हर शख्स की मौत हो जाती है। इस टापू पर रहने वाले लोग मानते हैं कि नान मडोल शहर शापित है। उनका कहना है कि रात के वक्त उन्हें आसमान में शहर पर घूमती रोशनी दिखती है। उनका मानना है कि अगर वो रात के वक्त यहाँ रहे तो उनकी मौत हो जाएगी। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप के लोग माइक्रोनेशिया में बस्ती बसाने आए, तब उन्हें नान मडोल और उसके अभिशप्त होने की बात बताई गई। मगर अप्रैल 1907 में जर्मन गवर्नर विक्टर बर्ग ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए न सिर्फ उन खंडरों की खुदाई की बल्कि एक पुराने राजा की कब्र भी खोद डाली। आदिवासी बताते हैं कि गवर्नर बर्ग उस रात भर अजीबोगरीब आवाजें सुनते रहे और सुबह बड़े रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। स्थानीय मिथक कहते हैं कि अगर किसी ने इस जगह से छेड़छाड़ की तो उसके ऊपर यहाँ के शाप का असर होगा और उसे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। शायद विक्टर बर्ग की मौत भी इसी वजह से हुई थी। आधिकारिक रूप से तो यही कहा गया है कि उन खंडहरों का सर्वे करते वक्त लू लगने से ज्यादा गर्मी की वजह से 30 अप्रैल 1907 को गवर्नर की मौत हो गई। मगर यहाँ के लोग तो यही कहते हैं कि उनकी मौत की वजह श्राप है। ये एक सबूत है कि दूसरी दुनिया की शक्तियां उस टापू वाले शहर की पहरेदारी करती हैं। क्या वहां के लोगों की उन पारलौकिक शक्तियों वाली बात सही है? अगर सही है तो इन रहस्यमयी टापुओं की पहरेदारी कौन या क्या कर रहा है? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि परग्रहियों की एक उन्नत नस्ल ने नान मडोल को बसाने में मदद की थी और उनकी दिलचस्पी पत्थर के इस ढांचे में नहीं बल्कि उसके नीचे मौजूद चीज में थी। नान मडोल एक बहुत बड़ा शहर था जिसका बहुत बड़ा भाग पानी के ऊपर था, लेकिन काफी हिस्सा पानी के नीचे भी था। टापू पर रहने वाले लोग ये भी कहते थे कि वहाँ एक और शहर है, कैनम वाइसो, जहाँ देवता रहते हैं। वो काफी गहरे पानी में बसा है। क्या ये नहीं हो सकता कि वहाँ परग्रहियों का एक गुप्त ठिकाना है? आज भी प्रशांत महासागर, अक्टूबर सन 2012। एक रिसर्च शिप पर सवार वैज्ञानिकों की टीम ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैलेडोनिया के बीच दक्षिण में 19 डिग्री अक्षांश और पूर्व में 160 डिग्री देशांतर पर सैंडी आइलैंड की ओर चली। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। वहां वो टापू ही नहीं था। डिजिटल साइंटिफिक डेटाबेस में साफ दिख रहा था कि सैंडी आइलैंड करीब 24 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा टापू है।
करीब करीब मैनहट्टन इतना बड़ा। छोटे टापू तो कई बार समुद्र का पानी ज्यादा बढ़ने पर गायब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो शोधकर्ताओं को जमीन का अता पता तक नहीं मिला। करीब 1500 मीटर की गहराई तक सिर्फ पानी ही पानी था। सैंडी आइलैंड एक बड़ा ही रहस्यमय टापू है। वो सच में गायब हो गया था। शुरुआती चश्मदीदों के साथ साथ 18वीं सदी में वहां पहुंचे कैप्टन कुक की बातों से यही लगता है कि वो टापू वहीं पर था। पर यह बात हैरान कर देने वाली है कि वो कहां गायब हो गया था। क्या वो वहीं पर था? बिल्कुल वहीं था। चश्मदीदों के गवाहों के बयान हैं। कैप्टन जेम्स कुक ने सबसे पहले सन 1774 में सैंडी आइलैंड को नक्शे पर दिखाया था। सच तो यह है कि हाल ही में सन 2013 में एक उपग्रह से ली गई तस्वीर में वो वहां दिख रहा है, मगर जब सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स वहां पहुंचे तो वो वहां नहीं मिला। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जो टापू करीब 230 साल तक नक्शे पर दिखता रहा, वो अचानक कहां गायब हो गया। अगर आप गौर करें तो ऐसे रहस्यमय टापुओं से जुड़ी कई कहानियां और दंत कथाएं हैं, जैसे कि एंटीलिया और कुछ दूसरे टापू जो प्राचीन नक्शों में नजर आते हैं, लेकिन अब उनका कोई वजूद नहीं है। तो क्या वो कभी सचमुच थे? क्या वो कुछ वक्त के लिए ही थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला भी कुछ वैसा ही है जिसमें कई टापू गायब हो गए मगर वो फिर से अपनी जगह पर आ गए? क्या ऐसा कुदरती तौर पर भी हो सकता है? क्या इसकी वजह जियोलॉजी है या फिर यह सचमुच किसी और दुनिया से आए जीवों की करामात है? यह एक ऐसा रहस्य है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। जब सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने ये बात कही, तब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वह शायद गलत जगह पर उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि उपग्रहों से उस जगह पर तो तापमान दर्ज किए जा रहे हैं, वो सिर्फ जमीन होने पर ही हो सकते हैं। बाद में वे वैज्ञानिकों ने कहा कि इस गड़बड़ी की वजह डेटा सेट्स में आई खराबी है, मगर ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर तापमान के वो आंकड़े, उपग्रहों की वो तस्वीर और 18वीं सदी से वो सारे नक्शे एक साथ कैसे गलत हो गए हैं। मुमकिन है कि वो टापू वहीं पर हो, मगर उन्हें उनका इस्तेमाल करने वालों ने किसी तरह से ढक दिया हो। जैसे कि अगर वहाँ पर परग्रही हैं, तो वो बड़ी आसानी से बाहर रोशनी को मोड़ देने वाले उपाय कर सकते हैं, जिससे यही लगेगा कि जो टापू कभी वहाँ पर था अब वह वहाँ नहीं है। टापुओं के इस तरह से गायब होने और फिर से लौट आने की कई और कहानियां हैं, और उनमें से ज्यादातर ऐसा हुआ था कोहरे की वजह से। इस तरह की कहानियां समून द्वीप समूह के बारे में भी सुनाई जाती है। ये बात गौर करने लायक है कि अगर वहाँ परग्रही हैं, तो क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो किसी टापू को ढककर गायब कर देते हैं और उसे फिर से वहीं ला देते हैं? ये बात ही चकरा देने वाली है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, पर लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या परग्रही सचमुच किसी उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से सैंडी आइलैंड को ढक रहे हैं? कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि सैंडी आइलैंड के गायब होने के पीछे एक और अनोखी बात हो सकती है। सैंडी आइलैंड किसी वक्त पर एक खास जगह पर था, लेकिन लोग जब उसे ढूंढने गए तो वो गायब हो चुका था। ये भी तो हो सकता है कि वो टापू हो ही नहीं, बल्कि एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो जो सतह से बाहर निकला हो, जो कुछ देर के लिए ही वहां रुका हो और फिर चला गया हो। यूनान के प्राचीन मिथकों में एस्टेरिया की कहानियों का जिक्र किया गया है। वो ऐसा टूटा तारा है जो पानी में गिरता तो है मगर उसमें डूबता नहीं है। वो असल में एक से दूसरी जगह तक जाता रहता है। लोग तो उसे तैरने वाला टापू भी कहते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ हो? उत्तरी अटलांटिक महासागर, आयरलैंड से करीब 300 किलोमीटर दूर पश्चिम में, आयरलैंड से करीब 300 किलोमीटर दूर पश्चिम में आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। मगर 14वीं सदी में मेडिटेरेनियन का नक्शा बनाने वालों के मुताबिक इस जगह पर एक टापू था जिसका नाम था हाई ब्राजील।
600 साल तक दुनिया भर के नाविक उस मायावी टापू को ढूंढते रहे, क्योंकि कहा जाता था कि वो टापू जन्नत जैसा है। कहते हैं कि वो टापू 7 साल में सिर्फ एक बार ही नजर आता है। उसे सिर्फ देखा जा सकता है, लेकिन वहां कोई पहुंच नहीं सकता। के बीच गायब हो जाता। हे ब्राजील अक्सर कोहरे के बीच गायब हो जाता है और फिर नजर आने लगता है। उसे पुख्ता तौर पर कभी नहीं देखा गया, मगर हाँ, कुछ प्राचीन नक्शों पर उसकी संभावित जगह जरूर बताई गई है। हाय ब्राजील का नक्शा सबसे पहले एक इटालियन म्योरकन नक्शानवीस एंजिलियो डेडेलेटो ने सन 1325 में बनाया था। उन्होंने लिखा था कि वो टापू बिल्कुल गोल है। एक सदी के बाद सन 1497 में इटली के खोजकर्ता जॉन कैबॉट ने हाई ब्राजील तक पहुंचने की बात कही, और फिर सन 1674 में आयरलैंड के कैप्टन जॉन नेस्बिट तो उस टापू से सोना और चांदी लेकर आए थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो उन्हें उस टापू पर एक रहस्यमय बुड्ढे ने दे दिया था। कि उन्होंने ही नहीं, उनके साथियों ने भी कहा था कि हाय ब्राजील पर बड़े बड़े काले खरगोश रहते हैं। उस वक्त के दूसरे खोजकर्ता भी उस टापू से अनोखी कहानियां लेकर लौटे, और कुछ ने तो वहां चमकने वाले सुंदर लोगों के होने की बात भी कही। हाय ब्राजील को आयरिश दंत कथा में वो जगह कहा गया है जहां आयरलैंड के देवता रहते थे। हाय ब्राजील टापू पर देवता बड़ी शानदार जिंदगी बिताते थे। वहां उन्होंने एक बड़ी उन्नत सभ्यता भी बसा ली थी। सन 1684 में आयरलैंड के पहले इतिहासकारों में से एक रॉड्रिको फ्लैरिटी ने अपनी किताब अ कोरियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेस्ट और इयराकनेट में हाय ब्राजील के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि वो एक माया नगरी है। उस जगह को देवताओं ने सबकी नजरों से छिपा रखा है। एटलांटिस जैसे कई और मिथक की तरह हाई ब्राजील को भी सभ्यता का स्रोत माना जाता था। खासकर आयरलैंड, इंग्लैंड और उस तरह के दूसरे इलाकों में ये माना जाता कि हाई ब्राजील आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है, और समय समय पर जब हालात अच्छे होते हैं तब वो बाहर आ जाता है। एक मिथक के मुताबिक उस रहस्यमय धरती को आखिरी बार लेखक टीजे वेस्ट्रॉप और उनके कर्मी दल ने सन 1872 में देखा था, जिनके सामने वो टापू बाहर आया और फिर गायब हो गया। अगर हाई बेसिल सचमुच का एक टापू है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि कभी हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी थी, एक ऐसी सभ्यता जो हमारी आज की सभ्यता से कहीं आगे थी। वो लोग सितारों से पैदा हुए थे। वो वही लोग थे जिनसे हम इंसानों का जन्म हुआ, और हाई बेसिल जैसी जगह ही ऐसी उन्नत प्रजाति का घर है। क्या यह मुमकिन है कि सचमुच उस मायावी टापू हाई ब्राजील का वजूद हो, और वो असल में परग्रहियों का एक बड़ा ही उन्नत ठिकाना हो? अगर ऐसा है, तो क्या दुनिया में उसके जैसे और भी टापू हो सकते हैं? बहुत से ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चला है कि परग्रही ऐसी जगहों पर आते जाते थे। वो टापू अचानक ही गायब हो जाते हैं, या वहां पर परग्रहियों की गतिविधियां नजर आती हैं। उन्हें देखकर हम सोचते हैं कि कहीं उनका इस्तेमाल कुछ बड़ी ही उन्नत नस्ल के परग्रही किसी पोर्टल या दरवाजे के तौर पर, या अपने रुकने की जगह, या फिर दोबारा ईंधन भरने की जगह के तौर पर तो नहीं कर रहे हैं। और वो ऐसी जगह हैं जिन्हें पूरा ब्रह्मांड जानता है। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रही इन दूर दराज की करीब करीब हर जगह पर कई हजार सालों से आ रहे हों, और उनका इस्तेमाल अपने खुफिया अड्डों, यान उतारने की जगह या ऊर्जा से भरे इंजन के स्टेशनों के तौर पर कर रहे हों? क्या आज भी इन छिपे हुए टापू पर परग्रहियों के खुफिया ठिकाने हैं? जब इन मायावी टापुओं का सच सामने आएगा, तब क्या ये हो सकता है कि हमारा भी आमना सामना हमारे खगोलीय पूर्वजों से हो जाए? अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।